तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे ही होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना प्रिय प्लेटफॉर्म गोल्ड फ्लावर क्लासेस में। तो आपको नज़र आ रहा होगा पीछे जो है ज्योग्राफी का जो है थंबनेल नज़र आ रहा होगा। तो आज इनको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं हमारे जितेंद्र सर, जो कि बेहतरीन रूप से आप लोगों को जो है ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार इस क्लास को एक बार यदि आप लोग देख लेंगे तो आप लोग का डिमांड रहेगा प्रत्येक क्लास सर आना चाहिए ज्योग्राफी का। इस प्रकार से आपको आसान भाषा में समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है जितेंद्र सर के लिए एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, जितेंद्र सर आएंगे आप। हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आप सभी आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन में इनका उपयोग पढ़ेंगे। संसाधन क्या है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जो भी हमारे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, संसाधन करते हैं। जैसे अब ये मार्कर है। मार्कर क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। ये हमारे आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। जैसे हमें लिखने की आवश्यकता है तो हम लोग क्या किए, मार्कर का यूज कर लेते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। मगर यहाँ पे क्या होता है, हम लोग इसमें समझते हैं कि पर्यावरण में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जो हमारे आवश्यकताओं को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। मगर क्या होता है, पर्यावरण में सभी वस्तुओं क्या होता है, डायरेक्ट संसाधन नहीं बन सकते। उसके लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी का होना बहुत जरूरी है। प्रौद्योगिकी का उपलब्ध होना, यानी कोई भी संसाधन को बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी का उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या होता है, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए, से संभाव्य होना चाहिए, भाव्य होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। यानी कि संसाधन बनने के लिए ये तीनों पैरामीटर पर, यानी कि अगर मानेगा तो उसे हम लोग संसाधन कहेंगे, अन्यथा उसे संसाधन नहीं कहेंगे। यानी ये चीज बहुत जरूरी है। एक जिमरमैन नाम के वैज्ञानिक भी थे, उसने बताया है संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। यानी कोई भी संसाधन हो उसे घर लाने के बाद बनाते हैं, फिर बनता है। संसाधन बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान मानव को होता है। मानव सबसे बड़े संसाधन होते हैं, यह सबसे अच्छे संसाधन बनाते भी हैं और विनाश भी करते हैं। इसलिए हम लोग अब समझते हैं कि संसाधन के तो बारे में समझ गए हैं और संसाधन के प्रकार के बारे में समझते हैं। संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार। पहला प्रकार होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन, और दूसरा होता है अजैव संसाधन। अब हम लोग समझते हैं बारी बारी से, ये जैव संसाधन क्या होते हैं और अजैव संसाधन क्या होते हैं। जैव संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो जीव जगत से प्राप्त होते हैं या जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जिसमें जीव व्याप्त होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशुधन, मछली,
वन्य और वन्य जीव और वन्य जीवन, ये सब क्या होते हैं? जैव संसाधन होते हैं। और अजैव संसाधन, अजैव संसाधन में अ के मतलब होता है नहीं, यानी जिसमें जान नहीं हो या जिसमें जीव नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे जैसे हो गया चट्टान, चट्टान, धातुएं, ये सब अजैव संसाधन है, क्योंकि इसमें जीवन व्याप्त नहीं होते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं जैव संसाधन, जो अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तु से मिलकर बने होते हैं, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं समापेयता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आधार पे, समापेयता के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समापेयता के आधार पे भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीकरण योग्य संसाधन, और दूसरा होता है नवीकरण योग्य संसाधन। आप हम लोग इसको बारी बारी से समझते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन, वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद पुनः स्वतः ही बन जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा जैसे हम लोग प्लेट से क्या करते हैं? बैटरी चार्ज करते हैं, उसमें ऊर्जा आ जाता है, फिर क्या होता है उसका, फिर सुबह क्या करते हैं? फिर से प्लेट लगाते हैं, फिर से बैटरी चार्ज कर सकते हैं। इसका ऊर्जा, सौर ऊर्जा खत्म नहीं होता है, ये स्वतः ही बन जाता है। और पवन ऊर्जा, जैसे पवन चक्की लगाते हैं गुजरात में, उधर वहाँ हवा की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ सौर ऊर्जा में पवन चक्की लगाते हैं, वहाँ से पवन ऊर्जा से हम लोग बैटरी चार्ज भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, वो भी खत्म नहीं होता। इसीलिए उसे कहते हैं नवीकरण योग्य संसाधन, जो जल्दी खत्म नहीं होता या पुनः अपने आप बन जाता है। अनवीकरण योग्य संसाधन, मतलब नहीं, जो नहीं बनता है, यानी कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद जल्दी नहीं बनता है, उसे अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे आ गया पेट्रोलियम, ये सब क्या है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसका निर्माण करने के बाद इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसीलिए यह अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। और इसके बाद इसका तीसरा प्रकार है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। पहला होता है इसमें व्यक्तिगत संसाधन, और दूसरा होता है इसमें सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है इसमें राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा होता है इसमें अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब हम लोग इसको बारी बारी से समझते हैं। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे? वैसे संसाधन जिसपे किसी एक व्यक्ति का हक हो या किसी निजी व्यक्ति का हक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। जैसे घर क्या होता है? किसी एक व्यक्ति का होता है, इसीलिए यह व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे भूभाग यानी जो जमीन होता है, भूभाग या भूखंड, ये सब क्या होता है? निजी संसाधन होते हैं। जैसे गाड़ी हो गया, ये सब निजी संसाधन होते हैं। सामुदायिक संसाधन, वैसे संसाधन जिस संसाधन पे पूरे समूह का हक हो, पूरे समूह के सदस्य का हक हो, उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन करते हैं। जैसे हो गया मंदिर,
मंदिर, हो गया सरकारी विद्यालय, ये सब क्या होते हैं? सरकारी तालाब, जो गांव के तालाब होते हैं, ये सब क्या होते हैं? सामुदायिक संसाधन होते हैं। अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन उसे कहते हैं भारत के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, जो भारत की पूरा बाउंड्री है, उसके बाद वहां से 9 समुद्री मील या 22.2 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी संसाधन होते हैं सब राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और राष्ट्र के विकास के लिए या आम जनता के विकास के लिए हमें मूल संसाधन को भी राष्ट्रीय संसाधन में घोषित किया जाता है। जैसे कोई जमीन है तो जमीन को सरकार ने विकास या डेवलपमेंट करने के लिए उसे कानूनी अधिकार दिया है। सरकार ने जितने भी जो विकास करने वाले संस्था होती है उसे कानूनी अधिकार दिया है कि आपको जहां विकास करना है वहां के जमीन को आप अधिग्रहित कर सकते हैं, उसके कानूनी अधिकार है। उसके बाद क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उसे कहेंगे 200 समुद्री मील। जैसे भारत कैसे, ऐसे मान लीजिए यहां से 200 समुद्री मील के बाद जो होंगे क्षेत्र, वहां के संसाधन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। उसे हम लोग अपना मर्जी से कोई संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते। उसमें हम लोग विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होते हैं उसके पीछे बिना हम लोग इस संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते। अब हम लोग समझते हैं संसाधन। अब हम लोग समझते हैं संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं को रूपांतरण प्रक्रिया या प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध से निहित है। अरे हम लोग इसके बारे में समझते हैं। जो पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं होते हैं उस सबको पता कौन लगाता है? पता लगाने का काम कौन करता है? और उसको पता लगा जाएगा तो फिर उसे निकालने का काम, जैसे कोई पहाड़ है और पहाड़ के अंदर क्या सोना है या कुछ भी है, कोई खनिज पदार्थ है, उसका पता हम लोग कैसे लगाएंगे? तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी होना चाहिए पता लगाने के लिए। पता लगाएगा कौन? टेक्नोलॉजी बनाएगा कौन? इसमें क्या होना चाहिए? मानव होगा। मानव सबसे पहले क्या होता है? इसको मिटाना है ये हम सब लोग समझते हैं कि जैसे कोई पहाड़ में कोई खनिज पदार्थ है उस सबको हम लोग पता कैसे? जैसे प्रकृति में कोई चीज़ है उसको हम लोग बताने के लिए, खोजने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पे कोई संस्था जाएगा, संस्था में बहुत सारे आदमी होते हैं, वो चीज़ क्या करेंगे? उसमें से निकालेंगे, उसके बाद उसमें क्या होगा? उसका संशोधन होगा और उसके बाद हम लोग उसका उपयोग करते हैं। जैसे इसमें कौन काम करता है? ये मानव। मानव सबसे बड़ा संसाधन होता है। मानव ही पता लगाते हैं कि प्रकृति में कौन चीज है जिसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं। वो हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं। अगर टेक्नोलॉजी हो जाएगा तो वो संस्था बनाएंगे और संस्था बना के उसके बाद क्या करेंगे? वो चीज को निकाल के उसके बाद उसका शुद्धिकरण करके उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अपने आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करते हैं। उसे ही हम लोग क्या करते हैं? संसाधन करते हैं। उसके बाद समझते हैं संसाधन के प्रकार। ये आपको हम बता दिए हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। और उसके बाद समाप्यता के आधार पर भी बता दिए हैं संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरण योग्य संसाधन और नवीकरणीय योग्य संसाधन। और स्वामित्व के आधार पर भी बताए हैं व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और एक बचा है विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। विकास के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संभाव्य संसाधन और विकसित संसाधन और भंडार संसाधन और संचित संसाधन।
आज हम लोग ये सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हम लोग उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के प्रकार पढ़ते हैं। पहला क्या होता है? जैव संसाधन। वैसे संसाधन जो जीवित वस्तु से प्राप्त होते हैं उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं, या जिसमें इनमें जीवित हो या कभी जीवित था उसे भी क्या कहेंगे हम लोग? जैव संसाधन कहेंगे। जैसे पेड़ पौधा, पशु, मनुष्य, मछली, लकड़ी, फसल आदि, ये सब क्या होते हैं? जैव संसाधन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? जीवन होते हैं या कभी न कभी जीवित होते हैं, उसे ही जैव संसाधन कहते हैं। आगे देखते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, इनमें जीवन नहीं होता है। ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बनते हैं या प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे पानी, हवा, मिट्टी, खनिज, पत्थर, सोना, लोहा इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? ये सब में जान नहीं होते, ये सब निर्जीव होते हैं, इसीलिए इसे अजैव संसाधन कहते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं। समाप्यता के आधार पे संसाधन के दो प्रकार होते हैं। समाप्यता के आधार पे यानी उपयोग करेंगे जल्दी समाप्त हो जाता है, उसे हम लोग उससे कहते हैं समाप्यता के आधार पे। समझते हैं नवीकरणीय संसाधन। ये संसाधन कभी समाप्त नहीं होते हैं या बहुत लंबे समय तक उपलब्ध रहते हैं, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसे वायु हम लोग उपयोग कर रहे हैं मगर यह बहुत लंबे समय तक उपलब्ध ही रहता है। जैसे पानी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ये भी क्या है? ये भी नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, ये सब क्या होते हैं? हम लोग उपयोग करते हैं या पुनः बन जाता है या पुनः नवीकृत हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको लिखा हुआ है। अब आगे समझते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अनवीकरणीय योग्य संसाधन में ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, एक बार और एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है, ठीक है, ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहेंगे। इसीलिए इसका सोच समझ का उपयोग करना चाहिए, जिससे आगे पीढ़ी में इसके लिए भी वो भी उपयोग कर सके। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और खनिज, ये सबको हम लोग क्या करेंगे? एक बार अगर उपयोग कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, और इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसीलिए इसे हमें सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, आगे पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके इसके लिए। और आगे समझते हैं हम लोग स्वामित्व के आधार पे संसाधन के प्रकार। और स्वामित्व के आधार पे ठीक है, अब हम लोग समझते हैं स्वामित्व के आधार पे संसाधन के 4 प्रकार होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। पहला क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन। वैसे संसाधन वे संसाधन जो किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में हो या किसी एक व्यक्ति का हक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। जैसे हो गया घर, खेत, कार, बैंक बैलेंस आदि, ये सब क्या होते हैं? एक व्यक्ति का हक में होते हैं, किसी एक खास व्यक्ति या निजी व्यक्ति के हक में होते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। और अगला समझते हैं सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन जो पूरे समुदाय या समाज के लिए होते हैं, इनका उपयोग सभी लोग मिलजुल कर करते हैं, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे गांव में कोई ऐसा संसाधन होते हैं जो गांव के सभी लोग मिलके बनाते हैं, उसका उपयोग पूरा गांव के सदस्य मिलके करते हैं, इसीलिए उसे सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे इसमें आ जाता है पार्क। जैसे गांव में कोई पार्क होता है तो उसका क्या होता है? सभी आदमी उपयोग कर सकते हैं। सार्वजनिक कुआं होता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे सड़क, खेल का मैदान, स्कूल हो गया, ये सब क्या होते हैं? सामुदायिक संसाधन होते हैं, जिसका पूरा समूह के जिसपे क्या होता है? सभी समूह मिलकर इसका उपयोग कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। और दूसरा क्या होता है? तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, ये संसाधन देश की सरकार के स्वामित्व में होते हैं, इनका उपयोग पूरे देश के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है? पूरा देश के लिए होता है। जैसे इसमें क्या होता है? पूरा, जैसे हो गया रेलवे, नदियां, वन, खनिज, सड़कें आदि, ये सब क्या होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। राष्ट्र के सीमा के अंतर्गत जो ये सीमा होते हैं, जैसे ये सीमा, ये राजनीतिक सीमा
और इसके क्या होते हैं, 9 समुद्री मूल, 9 समुद्री मील तक के जितने भी संसाधन होंगे, लगभग 22.2 किलोमीटर, यहां से वो भी सभी क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और इसके अंदर वाला भी सभी राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। जैसे राष्ट्र के सरकार क्या कर सकते हैं, सरकार क्या होते हैं, डेवलपमेंट जो कंपनी करती है उसको अधिकार देते हैं कि आम जनता के विकास के जो भी संसाधन है उसका उपयोग कीजिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, जमीन अधिग्रहित कर सकते हैं। जैसे रोड बनाने के लिए अगर रोड चाहिए तो रोड के बगल में जितने भी जमीन होंगे उसको सरकार क्या करेंगे, अधिग्रहित कर सकते हैं और उसके मुआवजे देंगे और वो सरकार क्या करेंगे, उस पर रोड बनाएंगे, जो सभी के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, वो विकास के लिए। ठीक है, अगला समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये संसाधन किसी एक देश के नहीं होते हैं बल्कि सभी देश के लिए होते हैं और इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जो भारत के सीमा होते हैं, ये सीमा होते हैं, यहां से क्या होता है 200 समुद्री मील, इसके पार जो होते हैं क्षेत्र, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कहेंगे। वहां जो संसाधन पाए जाएंगे उसका उपयोग हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार ही करेंगे, अपना मन से नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विकास के आधार पे।